अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानी प्रोफाइल में आपको खुशामदीद। मेरी आज की मेहमान प्रिंसिपल हैं स्कूल ऑफ ब्रिटानिका की और सोशल वर्क में भी काफ़ी एक्टिव रही हैं। आइए इनसे मज़ीद बातचीत करते हैं और देखते हैं इन्होंने इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा क्या काम किया है जो हमें आगे जाके उसका रिजल्ट नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, कैसी हैं आप? अच्छा यास्मीन, इससे पहले कि हम आपके काम के बारे में बातचीत करें, मुझे ये बताइए आपका बचपन कैसा रहा, आपने क्या तालीम हासिल की है, और फिर हम आपके इवेंचुअली स्कूल की तरफ आएंगे। हाँ, मैंने जो है आपका कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली तकरीबन 1976 में। इसके बाद 2 साल के बाद जो है मुझे ज़ाहिर जॉब करनी पड़ी जी। मेरी एक सिस्टर थी जिनको 5 उनके बच्चे और उनके हस्बैंड की जॉब नहीं थी, तो एक जिम्मेदारी आ गई जिसको मैंने 2 जॉब करके पूरा किया जी। और उसके बाद जाहिर है कि मेरा कंस्ट्रक्शन में बहुत दिलचस्पी थी। बचपन में मैं काफ़ी कंस्ट्रक्शन होती थी, मैं गली में तो मैं रेत में बैठकर घरौंदे बनाती थी, मकान बनाती थी, तो वो मेरा एक शौक़ था। उसको फिर मैंने अपना पूरा किया। उसके सबसे पहले फिर मैंने अपनी जो है स्कूल की बिल्डिंग बनाई जी। 120 गज पर थी और ये नॉर्थ कराची के रिमोट एरिया में। अच्छा। जहाँ पंजाबी पठान फैमिलीज थी जिनके यहाँ लड़कियों को पढ़ाने का कोई रिवाज नहीं था जी। तो मेरा काम यह होता था कि मैं हर घर में जाती थी और उनके पेरेंट्स को राज़ी करती थी कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल के लिए भेजें। बिल्कुल। तो इस तरह से उन्होंने एतमाद किया और मैंने जो है अपना स्कूल रन किया। तो काफ़ी 40 रुपए फीस होती थी मेरे ख्याल में। उसको मैंने चलाया। फिर 90s में आपको पता है कि हालात जो है ख़राब काफ़ी बिगड़ गए। जी जी। और वही ग्रोहों का आपस में झगड़ा हुआ और उसमें जो है उन्होंने मेरा स्कूल भी जला दिया पीछे। अच्छा जी, जब वो हुआ तो जाहिर है कि उसके बाद मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी। तो जावेद साहब पर भी हमला हुआ वहाँ पर और स्कूल को भी उन्होंने पीछे से आग लगाई। महफूज रहा, लेकिन ये है कि उसके बाद उस इलाके को मुझे खैराबाद देना पड़ा। अच्छा ठीक है। फिर इसमें गैप आया, मेरी शादी हुई, बच्चे हुए और उसमें मैंने अपने बच्चों पर तवज्जो दी। मैंने कहा इसमें कोई काम नहीं करना चाहिए पहले ये। जब आखिरी बच्ची को स्कूल छोड़ा तो फिर मैंने मॉन्टेसरी कोर्स की तरफ आई और अपना मॉन्टेसरी कोर्स मैंने मुकम्मल किया और 2000 में दोबारा मैं स्कूलिंग की तरफ आई। अच्छा, तो वापस किस तरह आई आप? इतना गैप के बाद वापस आना काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसमें भी मैं अपना ये सोशल वर्क करती रही। इसमें मच्छर कॉलोनी से आगे जो है वो बलोच कॉलोनी है। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पर वो कुल हसन साहब होते हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं, जावेद के तो उनसे रहे, तो उनकी बेटियों ने भी तालीम हासिल नहीं की। अच्छा। मैं वहाँ पहुँच गई और मैंने 3 महीने का कोर्स किया हुआ था उर्दू सिखाने का। वहाँ मैंने 15 से 20 औरतों को जिन्होंने कभी पेंसिल अपने हाथों में नहीं पकड़ी उनको लिखना पढ़ना सिखाया। तो पथरीली जगह थी और जब मैं जाती थी जाहिर है मेरे जूतों में जो सुराख हो जाते थे। बस में जाती थी वहाँ के काफ़ी पैदल जाती थी। काफ़ी स्ट्रगल किया आपने। तो फिर जाहिर है ये समय समाया हो तो वो उसके बाद जो है फिर अपने स्कूलिंग की तरफ आई और गुलिस्तान जौहर में खोला। जब वो सेट हो गया तो मैंने जावेद साहब से कहा भी साहब संभाले और मैं चली गई सुरजानी के रिमोट एरिया में। अच्छा। वहाँ पर कोई भी बस जाती नहीं, अभी तक नहीं जाती। 2-2.5 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता है, अंदर है काफ़ी। तो वहाँ मैंने देखा कोई स्कूल वगैरह नहीं था, तो अब्दुल्ला उसमें बंगलोज में वहाँ फिर मैंने अपने भाई से मदद ली। मैंने कहा ये रिमोट एरिया है और मैं स्कूल करना चाहती हूँ, तो उन्होंने उसमें मदद की मेरी। उसको मैंने कंस्ट्रक्शन किया और 6 साल से मैं वहाँ चला रही हूँ। अभी भी फिलहाल वहीं चला रही हूँ। 1000 गज पर है वो, डबल स्टोरी किया मैंने उसमें और बहुत अच्छा स्कूल बनाया। ये नहीं कि इलाका ऐसा है, तो मैंने कहा इनकी भी ज़रूरत है कि अच्छा स्कूल होना चाहिए। तो कम्युनिटी वहाँ पर जाहिर है कि बहुत ही आपको पता है कि लो ग्रेड के हैं और पढ़ना भी चाहते हैं और फीसेस हमारी कम है, लेकिन जब स्कूल की किताबें और कॉपियों का बोझ आ जाता है तो उसमें मैं मजबूर हो जाती हूँ, वो पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल।
तो इस वक्त आपका जो फोकस है वो ज़्यादातर रिमोट एरियाज की तरफ है, जी, और आपने स्कूल एज अ बिजनेस नहीं लिया हुआ, वहाँ आपका मेन फोकस यहाँ पे सोशल वर्क है। तो चलिए यहीं पर हम आगे बातचीत करते हैं कि आपने इस वक्त काफ़ी रिलीफ वर्क में आप इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आप रिमोट एरिया से गरीब बच्चों को स्कूल लाती हैं, उनको एजुकेट करती हैं। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है रिलीफ वर्क का वो आता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो आपने एजुकेशन क्यों चूज़ की? देखिए, एजुकेशन अगर आप दे तो आपको रोटी और कपड़ा मकान देने की जरूरत नहीं है, they will get their self। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो एड्स और ये सब दिए जाते हैं वो ज़्यादातर खाने पीने तक फोकस्ड होते हैं। तो जब मैं इसमें जब फ्लड आया तो हम जावेद साहब ने हमने डिस्कस किया कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो हमने यही देखा कि भाई सबसे कीमती चीज तो उनके बच्चे हैं, बिल्कुल, उनके औलाद सेफ है, वो लेकर आगे, बाकी चीजें तो उन्होंने अपनी खो दी है। तो सब जो है वो इसी में था कि भाई खाना मिल जाए, और इतना खाना कि वो काफी देर जाया भी होती थी। जी जी। तो हमने उन बच्चों को वहां से निकाला और उनको अपने स्कूल में लाकर उनको एक्टिविटीज वगैरह करवाई। तो जाहिर है उनकी तो एक नई दुनिया हो गई कि किसी ने स्कूल पढ़ा भी नहीं था, किसी ने पहली दफा, लेकिन मैं जब उन्होंने कलरिंग पेंसिल अपने हाथों में ली, उनके एक्सप्रेशन आप में फील कर सकते हो, आप वो बता नहीं सकते कि क्या, मतलब उन्हें खुशी मिली थी। पहली दफा उनके हाथ में कोई कलर पेंसिल आई थी जी। तो वो बहुत ही अजीब वो था और बहुत अच्छा लगता था। उसमें डॉक्टर जब्बार जो है कौमी अखबार के, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने मेरी पहली हेल्प की। तो उस बस में आते थे बच्चे हमारे यहाँ, और इसी तरह उनको मुख्तलिफ जगहों पर लेकर गई जहाँ पर उन्होंने एंजॉय किया अपना। वहाँ से सच्चर बोर्ड से जब स्कूल खाली कराए गए तो मैंने सुना कि सुपर हाईवे पर भी जो है वो कैंप लगे। तो वहाँ देखा तो वो तो काफ़ी बड़े उसमें था एरिया में, तो तकरीबन 7 किलोमीटर पर। और वहाँ की हालत तो सच्चर बोर्ड में ये था कि वो स्कूल में थे, वहाँ पानी, बिजली सब उनको प्रोवाइड किया जा रहा था जी। लेकिन वहाँ की हालत तो बहुत ही ख़राब थी, वहाँ पानी तक नहीं था। तो जब मैं बच्चों को लेकर आई इसको यहाँ गुलिस्तानी जो है बच्चों को लेकर आई, तो टीचर्स एकदम जो है वो कमरे से बाहर आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने की मैडम आप देखें, मतलब हम खड़े नहीं हो सकते, इतने बुरे हालात। हाँ, इतनी बुरी उसमें हालत में थे वो बच्चे। तो फिर जो है हमने ये सोचा कि हमारे यहाँ इस एरिया में तो इतनी जगह नहीं है, तो दूसरे ही दिन से हमने उन्हें सुरजानी ले जाना शुरू किया। वहाँ जहाँ उनको बात दिया, और आप उनकी शक्लें देखते, उनके एहसास देखते कि क्या बच्चे क्या समझ रहे थे कि हम मतलब कहाँ, कौन सी दुनिया में आ गए। बिल्कुल, उनके लिए तो वो जन्नत हो गई। उनके एक्सप्रेशन है, मैं अभी लाई तस्वीरें नहीं लाई, और आप उसमें देखें कि क्या एक्सप्रेशन थे उन बच्चों के। तो उन्हें नहलाया धुलाया, दूसरे साफ सुथरे कपड़े दिए, फिर उन्हें क्लासों में लेकर गए। फिर उन्हें 1-2 घंटे की एक्टिविटीज होती थी जिसमें पोयम और छोटी मोटी ड्राइंग और कलरिंग इस तरह से करके, और फिर उन्हें खाना प्रोवाइड किया जाता था। तो यास्मीन, इस पूरे काम में हुकूमत की तरफ से आपको कितनी मदद है? हुकूमत की तरफ से तो मैं सोच भी नहीं सकती, और ना मुझे मिली। तो ये काफ़ी मुश्किलात नहीं होती? तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, इसलिए कि देखें मैंने कभी किसी से कोई इमदाद नहीं मांगी थी, अपने तौर पर अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ी थी। लेकिन इतना बड़ा काम था कि इसमें मुझे कुछ लोगों की तो मैंने जैसे बताया डॉक्टर जब्बार है, और इसी तरह पायलर है, उन्होंने फिर गाड़ी दी, और इसी तरह और भी दोस्त हमारे थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। और इसमें डॉक्टर टीम जो है आगा खान की, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने जब यूनिफॉर्म दी है बच्चों को, तो बच्चों की तो एक दुनिया ही दूसरी हो गई। उनकी अपनी पहचान आ गई, उनको इतनी प्राउड वो हो गए, मतलब अपने तौर पर उन्होंने फील किया कि वो भी कुछ है, और उन्हें भी कोई मतलब इज्जत दी जा रही है, प्यार दिया जा रहा है, और बहुत ही वो चेंज हो गए। उसके बाद वो जो मैं बगैर यूनिफॉर्म के बच्चे जो उनके साथ बैठ जाते थे, वो कहते थे मैडम इनको नहीं बिठा, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। फिर वो साफ सुथरे रहने लगे, खुद अपने ख्याल करने लगे जी। तो ये चेंज तो आता है, और ये इसमें हुकूमत ने कभी कोई, और अभी तक उसके बाद ये है कि वो उन्होंने कहा डिजास्टर का टाइम अब खत्म हो गया, अब हम आपको मजीद जो है वो हेल्प नहीं कर सकते ट्रांसपोर्ट में। तो मेरी अपनी बोलान थी जो कि जिसमें मैं जो बगैर यूनिफॉर्म के बच्चे होते थे, जो जाहिर नहला धुलाए हुए नहीं होते थे,
उनको मैं लेकर आती थी। मतलब ये सारा काम हाँ, आपने खुद किया? मैं करती रही जी। अच्छा यास्मीन, आखिरी में आपका मैसेज हमारी पाकिस्तान के अवाम के। देखिए, पेट तो जो है ना वो भर जाता है, और जो डिज़ास्टर आता है ये अल्लाह ताला उनको फिर ये भी सलाहियत दे देता है कि वो अपने हालात से निपटने की उनमें एक सलाहियत आ जाती है। लेकिन उनको ये हैंडीकैप बनाना अच्छी बात नहीं है कि आप उनके ग़िज़ा की तरफ ही तवज्जो दे रहे हैं। आप क्यों नहीं इसकी तरफ तवज्जो देते कि ठीक है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इसके बाद दे कैन डू देयर वर्क, दे कैन स्टार्ट देयर वर्क। आप उनको छोटी मोटी चीज़ें दे दें, जैसे कि प्लम्बर है उसको प्लम्बरिंग का सामान दे दें, और सब्जी लाना चाहता है तो उसे ठेला दे दें। रिसोर्सेज इस तरह छोटे मोटे दें ताकि वो अपना काम शुरू कर सके, और वो बेघर नहीं है। जो फैमिलीज आई थी दे आर नॉट बेघर, और अभी भी जो आए हैं वो नहीं है, वो अच्छी फैमिलीज हैं। तो उनको इस तरह हम क्यों भिखारियों की तरह उन्हें दें कि वो हमारे आटे का इंतजार करें? ऐसा क्यों नहीं हो कि मैं चूड़ी कल बेचने, ये मैंने चूड़ी पहनती नहीं हूँ, लेकिन मैंने खास तौर पर ली, वो एक हिंदू औरत है, वहाँ पर काफ़ी फैमिली हिंदूज आई, तो वो लेकर जा रही थी, तो मैंने कहा क्या है चूड़ियाँ? कहेंगी लाइए बाजी हाथ दे। उनको पता है कि मैं उनके पास जाती रहती हूँ और वो जानती है मुझे, तो उन्होंने पहना दी। मैंने पैसे देने चाहिए? कहेंगी नहीं। मैंने कहा नहीं, आप पैसे लें। तो हम क्यों ना ऐसे कि चूड़ियाँ जाकर लोगों को दें कि ठीक है आप ये बेचें, वो बाहर बच्चों के हाथ में दें कि आप ये बेचें, बजाय कि वो भीख मांगे या आटे की तरफ देखें। या जिस तरह दी जाती है हेल्प, वो भी बहुत तकलीफदेह होती है, और लेने वाला भी नहीं समझ पाता और देने वाला भी नहीं समझ पाता। तो हम क्यों ना फ़ौरन ही 15-20 दिन के बाद फ़ौरन इस तरफ से ले जाएं कि इनकी छोटी मोटी जो है उनकी हेल्प करें, बजाय आटा देने के उनको हाथ में 4-5 हज़ार रुपये दे दें। वो अपनी सब्जी मंडी है वहाँ से अपने फ्रूट ले आए, सब्जी ले आए, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत तकलीफ, मैं अब भी जाती हूँ आटा, मैंने कहा देखो तुम लोग सेहतमंद लोग हो, यहाँ मवेशी मंडी भी लगी हुई है सामने, जाओ काम करो, आटे की तरफ क्यों देखते हो? आटा तो एक दफ़ा मिलेगा, मैं 1 महीने के बाद जाहिर कोई और दे देगा आटा, लेकिन आपके साथ तो रोज़ की लाइफ है, तो आपको खुद ही आगे बढ़ना है। हाँ जाहिर है। मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग खुद मेहनत करें, अपने रास्ते तलाश करें, आप लोग कराची दूसरों पे डिपेंड नहीं हो, डिपेंडेंट ना किसी को बनाना चाहिए। देखें, अगर खाना आपको अल्लाह वास्ते देना है तो फिर वो एक उसका एक प्रॉपर इस तरह से इंतज़ाम हो जाए कि उनको भी इज्जत लगे कि लेने में, ठीक है। लेकिन ये रोज़ रोज़ नहीं, उनको दिया आपने, हफ्ता 2 हफ्ता दिया, उसके बाद उनके देख लें कि वो क्या काम कर सकते हैं। उसमें हर NGOs को उसी तरह सोचना चाहिए कि बजाय खाने के उनके हाथ में रोज़गार पकड़ा दें। बिल्कुल ठीक है, कंगियाँ पकड़ा दें, चूड़ियाँ पकड़ा दें। मैं बहुत लंबे प्रोग्राम की तरफ नहीं जा रही, आप चने दे दें, वहाँ छोले बेचने वाला भी था, वो छोले बेच लें, चाय कुछ ऐसा दें जिससे उनका आगे की जिंदगी आटा बजाय 2000 रुपए का आप उनको दें, 2000 का आप सामान दे दें, यकीनन वो 100 रुपए उसमें से कमाकर रोज आटा कमाई का जरिए रोज आटा खा सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच यास्मीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और शायद यहाँ आज का मैसेज यही है कि एक इंसान ही दूसरी इंसान की मदद कर सकता है। मज़ीद पाकिस्तान अपनी मदद खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। मज़ीद पाकिस्तानी प्रोफाइल्स के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट pakistaniprofiles.com।